हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बुक की लैंग्वेजेस को देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लॉज ऑफ मोशन में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन द प्रोसीडिंग चैप्टर आवर कंसर्न वाज टू डिस्क्राइब the motion of particle in space quantitatively. We saw that uniform motion needs the concept of velocity alone, whereas non-uniform motion requires the concept of acceleration in addition. So far, so far we have not asked the question as to what governs the motion of bodies. In this chapter, we turn to this basic question. तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसे पहले वाले चैप्टर में बताया गया है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी ज़रूरी है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। बट अब इस चैप्टर में हम इन सारे बेसिक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। Let us first guess the answer based on our common experience. To move a football at rest, some must kick it. To throw a stone upward, one has to give it an upward push. A breeze caused the branches of a tree to swing a flowing river without anyone rowing it. Clearly, some external energy is needed to provide force to move a body from rest. तो अब इस पैरा में दिया गया है कि अगर कोई भी फुटबॉल रेस्ट पर है, उसे किक करते हैं तो वो मोशन में हो जाता है। कोई स्टोन है, उसे कोई अपने हाथ से उठाकर फेंकता है तो वो स्टोन भी मोशन में हो जाता है। उसी तरह अगर हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से ब्रांचेस हिल रही हैं तो वो ब्रांचेस भी मोशन में हो जाएंगे। कोई बोट है, उसे वाटर में रो करना है तो उसके लिए भी उसे मूव करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है। मोशन में लाने के लिए भी, और नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, यू कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर कोई बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे हमें मोशन से स्टॉप करना है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हमें उसे मोशन से रोकना है, तो उसके लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। In these examples, the external agency of force, hand, wind, stream, etc., is in contact with the object. This is not always necessary. A stone released from top of building accelerates downward due to gravitational pull of Earth. A bar magnet can attract an iron nail from distance. तो इस ऊपर वाली लाइन में दिया गया है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हैंड, कोई भी स्टोन है उसे फेंकना है तो हैंड का यूज़ करेंगे। विंड, ब्रांचेस को हिलाने के लिए विंड की ज़रूरत है, स्ट्रीम एक्सेट्रा। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं। अगर हमारे पास कोई स्टोन है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से स्टोन गिर गया तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे उस स्टोन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो कोई भी इसमें जो भी फोर्स लगा है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसी तरह अगर कोई बार मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है और उसके सामने कोई आयरन रखा हुआ है, तो बिना टच किए हुए वो बार मैग्नेट उस आयरन को अपनी तरफ खींच, तो ये भी एक तरीके, तो वो भी क्या हो गया? फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स लग गया उस आयरन पर, तो इसका मतलब बिना टच किए उस पर फोर्स लगाया गया है और उस नील को, जो लोहा है वो आयरन है, उसे मोशन में लाया गया। नेक्स्ट में ये शॉर्ट में दिया हुआ, इन शॉर्ट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इज मोशन और स्टॉप अ बॉडी। इसका मतलब ये है कि हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि फोर्स बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी को स्टॉप करने में और मोशन में लाने के लिए। एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। और फोर्स के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है। द एक्सटर्नल एजेंसी द एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है। तो ये थी एनसीईआरटी की लाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।